नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो से हम आधुनिक भारत को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आधुनिक भारत जो हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, इसके बीए पार्ट 3 बीए फाइनल ईयर है, इसके सिलेबस में रहता है पूरा, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्ट करेंगे। परंतु हमें साथियों ये पता होना चाहिए कि अगर हम इतिहास के विद्यार्थी हैं और अगर इतिहास के विद्यार्थी नहीं भी हैं और हमें क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो हमें इतिहास पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, 100% पढ़ना पड़ेगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हम देना चाहें तो हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे आप इतिहास के विद्यार्थी हैं नहीं हैं, आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये पूरे जीवन भर आगे आपको लगातार काम आता रहेगा। मेरा आपसे ये निवेदन है। दूसरा कि अभी जैसे अपने सुबह 11 बजे राजस्थान के इतिहास की क्लास रहती है और शाम को ये 6 बजे क्लास जो रहती है वो भारत के इतिहास की रहती है। तो राजस्थान के इतिहास का जो पोर्शन देख रहे हैं हम, बीए पार्ट 2 का सिलेबस देख रहे हैं, परंतु उसमें सिलेबस है प्रारंभ से लेकर 1956 तक। तो राजस्थान की अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हम दे रहे हैं तो उसमें आएगा, और ये राजस्थान के साथ भारत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भारत का इतिहास आता है। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे आप फाइनल के हैं तो आप सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के टॉपिक्स भी देखें, क्योंकि वो आपको प्रतियोगी परीक्षा में हर हाल में पढ़ने पड़ेंगे। और अगर हम बीए फाइनल वाला ये टॉपिक देख रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी भी इसको देखें, क्योंकि उन्हें भी आगे पढ़ने पढ़ेंगे। बाकी प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम है, इसके तहत जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी की तैयारी करते हैं उन्हें अपने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेपर दे दे के उन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज रहते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सभी वीडियो महत्वपूर्ण है, तो आप पूर्ण अच्छे से देखें, अपनी कोई भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखना है कि इतिहास रटने का विषय नहीं है, कुछ एक डेट्स हो सकती है जो हमें याद करनी है, उसके अलावा अगर हमने समझ लिया है इतिहास को तो बहुत ही इजी वे में हमारे याद रह जाता है। और अगर हम केवल और केवल बिना समझे रटने का प्रयास करते हैं तो विद्यार्थियों इतिहास से बहुत डर लगता है। हमें डर नहीं लगना है, हमें इसे रोचक तरीके से इसको पढ़ना है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। ये बीए फाइनल ईयर का पहला टॉपिक है। अब पानीपत का तृतीय युद्ध है, इस तृतीय युद्ध को हम समझें, इसके लिए हमें पूर्व की स्थिति को थोड़ा समझना है कि जब ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तब भारत में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, फिर वो हमें अच्छे से इसका समझ में आएगा। क्योंकि युद्ध का तो हमें स्पष्ट पता होता है कि युद्ध होता है वो दो पक्षों के बीच में होता है, एक पक्ष जीतता है दूसरा हारता है, फिर उसके परिणाम उससे निर्धारित किए जाते हैं कि क्या परिणाम रहे, कैसे परिणाम रहे, तो वो बातें रहती हैं, वो हम सभी को पता रहता है, इसमें भी है, वो हम देखेंगे। पर पहले हम क्या करेंगे, पहले पूर्व की स्थितियां देखते हैं, किन कारण से ये युद्ध हुआ, युद्ध होने की स्थितियां क्यों उत्पन्न हुई और युद्ध के दौरान क्या घटनाएं हुई और इसका क्या परिणाम रहा। साथियों जैसा नाम से स्पष्ट हमने लिख रखा है कि इतिहास में पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए हैं। इसमें एक पानीपत का जो पहला युद्ध है और एक पानीपत का ये तीसरा युद्ध, ये युगांतकारी घटनाएं हैं, ये युगों को परिवर्तित करती है, बहुत बड़ा इतिहास निर्धारित करती हैं। किस तरह से करती हैं अभी तृतीय में तो अभी देखते हैं, फिर अपने बाद में बाकी युद्धों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले अपनी थोड़ी सी पूर्व की भूमिका देखते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि इस युद्ध के समय स्थिति क्या है। देखिए मित्रों, अपने समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, समझने के लिए छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, छोटा सा मैप बना लेते हैं, प्रयास करते हैं कि अपने समझने का तरीका थोड़ा सही हो जाए। तो ये वाला जो है कि आप ये मान सकते हैं कि ये मैप किसका है, समझने के लिए कि भारत का है। इसमें देखिए साथियों, मैंने यहां क्या कि यहां अलग से अगर हम देखें तो ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, यानी ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये पोर्शन किसका है, बांग्लादेश का है। इस बांग्लादेश को सीधा मैंने सम्मिलित कर लिया क्योंकि इस समय बांग्लादेश हमारे में था। इधर पाकिस्तान वाला पोर्शन है वो भी हमारे में था, पर पाकिस्तान को हमने सम्मिलित नहीं किया है, हम समझेंगे थोड़ा। अब देखिए क्या होता है, इस युद्ध से पूर्व की स्थिति क्या रहती है।
पूर्व की स्थिति है कि ये जो भारत है, इस भारत की राजधानी इस समय पानीपत के तृतीय युद्ध के समय, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 14 जनवरी 1761 को। अब पानीपत के तृतीय युद्ध के समय क्या है कि दिल्ली है, ये दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली हमारी राजधानी रहती है, और इस राजधानी पर शासन किसका होता है? मुगलों का होता है, यानी मुगल साम्राज्य है। मुगल जो साम्राज्य है हमारे स्थापित है, और इस समय मुगल जो बादशाह है, ये बादशाह इस पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन है? पानीपत की तृतीय युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय है, ये मुगल बादशाह है। तो एक तो हमें मुगल बादशाह की स्थिति समझनी है, दूसरा क्या है कि हमारी दक्षिण में महाराष्ट्र वाला भाग है, महाराष्ट्र वाला, यहां मराठा लोग हैं। मराठा, इसको मराठा साम्राज्य भी कहा गया है। तो मराठा साम्राज्य है, हालांकि ये मराठा जो लोग हैं, इन मराठा लोगों की शक्ति इस समय अपने चरम पे थी, और ऐसी स्थिति थी कि भारत में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित होगा। कैसे होगा वो देखेंगे। ये जैसा हम सभी को पता रहता है कि मराठा साम्राज्य है, ये शिवाजी स्थापित करते हैं, और इस समय के शिवाजी तो है नहीं, शिवाजी की तो मृत्यु 1680 में होगी, और अब यहां क्या कि पेशवा है, कौन है उस पर हम चर्चा करेंगे। इधर साथियों यहां छोटा सा पोर्शन था अवध, और अवध का शासक था यहां सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ये अवध का शासक है। यहां पास में ही छोटा सा क्षेत्र था जिसे कहते हैं रुहेलखंड। अब देखिए रुहेलखंड जो है, इसको रुहेलखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यूपी का क्षेत्र है वर्तमान में, उत्तर प्रदेश का। ये रुहेलखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान से, अपना अफगानिस्तान इधर है भारत के इस साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में अफगानिस्तान है, हम सभी को पता रहता है। तो अफगानिस्तान से कुछ अफगान आकर यहां बस गए थे, और उन अफगानों को क्या कहा जाता था? रुहेला जाति के जो अफगान थे वो इस एरिया में बस गए, और ये क्षेत्र ही उनके नाम पर रुहेलखंड के नाम से जाना जाने लगा। और यहाँ रुहेला सरदार था, वो था नजीब खां, इसकी भी हम बात करेंगे। नजीब खां ये रुहेला सरदार है। इधर क्या है साथियों कि यहां अपने को पता है कि इधर पंजाब लगता है। अभी जो भारत का हमने मैप बनाया है, ये पंजाब भारत का था, और इधर पंजाब को आजादी के बाद 2 भागों में बांटा गया है। ये पूरा पंजाब था, ये पाकिस्तान में है। आगे देखें तो यहां जम्मू कश्मीर है, इधर मुल्तान है, ये जम्मू कश्मीर था पूरा, और यहां अफगानिस्तान है। इस समय अफगानिस्तान का जो शासक है, ये अफगानिस्तान का शासक है अहमद शाह अब्दाली। ये अफगानिस्तान का शासक है। अब देखिए इतने नाम ध्यान रखने हैं, थोड़ा सा क्षेत्र का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखने हैं कि इस समय भारत के बादशाह है वो मुगल है, मुगल साम्राज्य स्थापित है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसके अलावा मराठा साम्राज्य है जिसको शिवाजी ने स्थापित किया है, और वर्तमान में इस मराठा साम्राज्य का जो सर्वे सर्वा था, वो सर्वे सर्वा कौन था? बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव है, ये सर्वे सर्वा था इस समय। ठीक है, तो ये मराठा साम्राज्य है जो क्या है कि अपनी इस समय शक्ति के चरम पे था। अगर भारत में हम किसी भी राज्य को कहें कि पूरे भारत में ऑनलाइन मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था, अभी अपने देखेंगे कैसे कमजोर हुआ है, कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस समय यानी 1761 में था तो ये मराठा साम्राज्य ही था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बार बार मराठे हैं वो दिल्ली
कि यानी मुगल साम्राज्य में हस्तक्षेप करते थे और उनकी जो सुनी जाती थी उससे ऐसा लग रहा था कि अब भविष्य में जल्दी क्या होगा, मुगल साम्राज्य का पतन होगा और मराठा साम्राज्य पूरे भारत में स्थापित होगा, यानी मराठा भारत में राज करेंगे। ऐसा था, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। रुहेलखंड ये थोड़ा सा क्षेत्र था। नजीब खां यहाँ के जो रुहेली लोग थे उनका सरदार था और ये लूटमार का ये भी काम करते थे। और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। और इधर जो अफगानिस्तान है यहाँ का शासक है अहमद शाह अब्दाली। अब ये युद्ध होता है, ये यहाँ पंजाब और हरियाणा उस समय एक ही थे। हरियाणा है और हरियाणा का है पानीपत, पानीपत में होता है। पानीपत है दिल्ली से उत्तर में 100 किलोमीटर दूर था, लगभग 100 किलोमीटर दूर था दिल्ली से उत्तर में पानीपत का मैदान, यहां पर ये युद्ध होता है। अब देखिए इस बैकग्राउंड को हम देखते हैं कि बैकग्राउंड को हम देखें एक एक करके ले तो मुगल साम्राज्य जो है, ये मुगल साम्राज्य है, इस मुगल साम्राज्य की शक्ति बहुत ही कम हो गई है। मुगल साम्राज्य मुख्यतः क्या है कि 1526 से लेकर 1707 तक ही रहता है। 1707 में मुगल बादशाह है औरंगजेब। इन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, इनकी 1707 में मृत्यु होती है, इसके बाद ये पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। और यहां यानी कब कहें 1761 में जो यहां का शासक है शाह आलम द्वितीय है, ये शाह आलम द्वितीय नाम मात्र का शासक है, कोई शक्तिशाली शासक नहीं है। यानी मुगल साम्राज्य है ये यहां शक्तिहीन हो जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थिति यहाँ क्या है, बहुत ही कमजोर है। हालांकि ये भारत के बादशाह है परंतु स्थिति इनकी कमजोर है। दूसरा हम मराठा की बात करें तो मराठा साम्राज्य है, ये मराठा साम्राज्य स्थापित होता है 1674 में और अंत में चलता है 1818 तक। हालांकि हम बीच की बात कर रहे हैं। 1674 में शिवाजी इसको स्थापित करते हैं जैसा हमने देखा है, परंतु शिवाजी के वंशज हैं वो 1713 तक ही रहते हैं। देखिए शिवाजी की हम छोटी सी मैं बात बताऊं तो शिवाजी है, ये शिवाजी के बाद में शिवाजी रहते हैं 1674 से 80 तक। इसके बाद में इनके पुत्र बनते हैं संभाजी। संभाजी रहते हैं 1680 से 89 तक। इसके बाद में इनके राजाराम प्रथम, इनके शिवाजी के दूसरे पुत्र हैं, ये बनते हैं। संभाजी की हत्या कर दी जाती है। अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है 1689 तक, 1689 से 1700 तक रहते हैं। इसके बाद में राजाराम के पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय, ये रहते हैं 1700 से 1707 तक। इसके बाद में ये जो संभाजी है इनके पुत्र जो मुगलों की कैद में थे साहूजी, ये बनते हैं और साहूजी बनते हैं 1707 में और 1749 तक रहते हैं। अब यहां अपने को ध्यान रखना है मित्रों एक चीज कि 1707 में ये बने तो इनके बनने में बहुत बड़ा योगदान इनके पेशवा ने दिया है। और इनका पेशवा कौन था साहूजी का उस समय? पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। और ये बालाजी विश्वनाथ है, ये पेशवा है और इसको 1713 में शिवाजी अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं और सारे अधिकार सौंप देते हैं। यानी ये शासक से ही साहूजी ये शासक से ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी 1713 में 1713 से लेकर 1800 काल तक काल है, 1713 से लेकर 1818 तक का ये काल पेशवा काल कहलाता है। यहाँ पेशवा है वो महत्वपूर्ण हो गए। अब ये जो बालाजी विश्वनाथ है ये 1720 तक रहता है, 20 में मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र बनता है बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम है ये 1720 से 1740 रहता है, 40 में मृत्यु हो जाती है। फिर इनका पुत्र बनता है बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव है ये 1740 से 1761 तक रहते हैं। और इनके काल में सर्वाधिक प्रसार होता है मराठा साम्राज्य का। उत्तर में अटक तक, जम्मू कश्मीर के अटक तक, पूर्व में कटक तक ये राज्य इस समय फैला हुआ है।
तो ये स्थिति आती है मित्रों कि बालाजी बाजीराव, ये पेशवा काल प्रारंभ हो जाता है और यह बालाजी बाजीराव पेशवा है और ये शक्ति का लगातार प्रसार करते हैं और ये मराठा साम्राज्य अपने उच्चतम शिखर पर है। तो यहां शक्तिशाली ये है। इसके बाद में इन लोगों की हम भूमिका पढ़ेंगे युद्ध के दौरान क्या रही है। और इधर अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली की क्या स्टोरी रहती है कि अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली, ये अहमद शाह अब्दाली सेना नायक था, सेना नायक था। किसका सेना नायक था? ये नादिर शाह का, नादिर शाह है इनका सेना नायक है। अब ये नादिर शाह कौन है? अपने को पता है कि नादिर शाह ईरान के शासक थे और ईरान के शासक हैं और इन्होंने 1739 में भारत पर आक्रमण किया है। 1739 में तब अहमद शाह अब्दाली भी आया है इनके साथ में, ये सेना नायक है और ये ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले जाते हैं इस समय। और इनका मकसद यही था, भारत में कोई आक्रमण करने का उद्देश्य ये नहीं था कि स्थायी राज्य स्थापित करें। इनका उद्देश्य यही था कि यहां आए और यहां अपनी अधीनता रखें और जब भी आए हमें धन अच्छे से मिल जाए, यानी लूटपाट का मुख्य मकसद रहता था और यहां से धन लूट के ले गए। ये नादिर शाह है। इन नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है 1747 में और नादिर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो ये अहमद शाह अब्दाली है, ये काबुल, ये तो ईरान के थे, ये काबुल और कंधार को जीतकर, काबुल कंधार अलग अलग है, कंधार इनको जीतकर अफगानिस्तान में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। अफगानिस्तान में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। मित्रों ध्यान रखना है, अहमद शाह अब्दाली है वो 1747 में क्या बन गया है? 1747 में ये अफगानिस्तान का शासक बन गया है, एक स्वतंत्रता स्थापित कर ली है। आज भी अफगानिस्तान में कंधार में अहमद शाह अब्दाली है, इनकी दरगाह है, मजार है। तो यहां इनकी मजार पर सबसे ज्यादा लोग, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं और इन्हें अफगानिस्तान के लोग बाबा ए कौम कहते हैं। बाबा ए कौम का तात्पर्य फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र का पिता, यानी अफगानिस्तान का पिता किसको कहते हैं? अफगानिस्तान के लोग अहमद शाह अब्दाली को कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो आज विश्व में अफगानिस्तान की सीमाएं हैं, लगभग वही राज्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली द्वारा स्थापित था। इससे पूर्व अफगानिस्तान कोई स्वतंत्र राज्य नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान का कुछ भाग था उस पे तो भारत के मुगल साम्राज्य अधिकार कर लेते थे और कुछ पे ईरान के जो साथ है वो अधिकार कर लेते। ये स्वतंत्र राज्य नहीं था, स्वतंत्र इन्होंने ही स्थापित किया है। तो ये अहमद शाह अब्दाली का यहाँ राज्य है। अब देखिए अहमद शाह अब्दाली है वो 1748 से लेकर और 1767 तक, 67 तक कुल 8 बार भारत पर आक्रमण करता है। कितनी बार करता है? 8 बार इसने भारत पर आक्रमण किया है। और आक्रमण का इनका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो उद्देश्य है यहां अपना दबदबा बनाए रखना, प्लस यहां से धन लूट कर ले जाना। यही रहा है इनका साम्राज्य स्थापना का उद्देश्य, कभी भी नहीं रहा अहमद शाह अब्दाली का। अब देखिए ये पूर्व की घटनाएं हैं। अब थोड़ी थोड़ी मुझे लगता है कि आपको स्थिति समझ में आई हुई कि अहमद शाह अब्दाली कौन था, मराठी कौन थे, मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी, और इसके अलावा ये दो नाम नजीब खां और शुजाउद्दौला ये कहां के रहने वाले थे और क्या स्थिति थी और इनकी युद्ध के दौरान क्या रहता है वो अपने अभी देखते हैं। तो अब हमने एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मित्रों। अभी देखिए साथियों आगे क्या होता है। आगे क्या रहता है कि अब इतना हम रख देंगे वो मानचित्र कि अहमद शाह अब्दाली है वो पानीपत, आपने देखा है कि उनके उन्होंने क्या किए हैं, भारत पर कितने आक्रमण किए हैं? 8 आक्रमण किए हैं। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध है वो उनका 5वां आक्रमण था। एक तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा आक्रमण था, तो 5वां था। अब देखिए स्थिति क्या रहती है। अहमद शाह अब्दाली हैं, ये अहमद शाह अब्दाली 1757 में भारत पर आक्रमण करता है।
कब आक्रमण करता है? 1757 में आक्रमण करता है। ये इनका चौथा आक्रमण था 1757 का। ये आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है तो ये नजीब खान नाम का व्यक्ति है, ये क्योंकि अफगान थे मूलतः, तो ये इसके पक्ष में हो जाता है और ये इसका पूरा सहयोग करता है। सुजाउद्दौला है, ये मुगल बादशाह का सहयोग करता है। ध्यान रखेंगे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, ये 1759 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1759 में। जब ये आक्रमण होता है तब मुगल बादशाह है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय है, ये मुगल बादशाह है। ठीक है साथियों, अब क्या है कि ये आक्रमण करता है, तो आक्रमण करके और दिल्ली को लूटता है, दिल्ली को लूटता है। और दिल्ली को लूटकर ये आलमगीर प्लस सुजाउद्दौला एक साइड में होते हैं, परंतु ये आलमगीर और सुजाउद्दौला कौन है? सुजाउद्दौला, ये सुजाउद्दौला है कौन? अवध का शासक है। आलमगीर कौन है? मुगल साम्राज्य है, मुगल बादशाह है। ये दोनों एक तरफ होते हैं, और इस अहमद शाह अब्दाली की तरफ कौन होता है? नजीब खां, जो रुहेला सरदार है, क्योंकि ये सुजाउद्दौला और नजीब खान की कभी भी नहीं बनी, ये उनके चित्रों में लूटपाट करते थे। अब ये आक्रमण करने के बाद इन दोनों को क्या कि अपने अधीन ले लेता है, यानी ये सामना नहीं कर पाते, कोई विशेष युद्ध नहीं होता है, और दिल्ली में ये इसकी इच्छा के विरुद्ध ये क्या करता है? मीर बख्शी के पद पर, मीर बख्शी क्या होता है? मीर बख्शी होता है सेना नायक, यानी सेनापति कहते हैं इसको, कि मुगल काल में सेनापति को क्या कहते थे? मीर बख्शी। और मीर बख्शी के पद को नजीब खान को नियुक्त करता है। ये वहां इनको हराने के बाद इनको कहता है कि हम यहां से वापस जा रहे हैं धन लेकर, और यहां सेनापति आपका जो रहेगा वो नजीब खान रहेगा, इसको हटाना नहीं है। एक काम ये करके जाता है। दूसरा क्या है कि ये जो पंजाब वाला एरिया है, पंजाब की राजधानी इस समय लाहौर थी, इस पंजाब के एरिया का जो गवर्नर है वो तैमूर शाह को बनाता है। पंजाब के एरिया का गवर्नर तैमूर शाह को बनाता है। कौन बनाता है? अब्दाली। और तैमूर शाह कौन है? अब्दाली का पुत्र है। अहमद शाह अब्दाली तैमूर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाकर और नजीब खान को मीर बख्शी बनाकर किसका मुगल चला जाता है। तो इसी समय ये आलमगीर हैं, ये सहायता मांगता है मराठों से, और रघुनाथ राव जो मराठा सरदार है, रघुनाथ राव, ये रघुनाथ राव 1758 में सेना लेकर पहुंचता है। कहां पर पहुंचता है? दिल्ली में पहुंचता है। और दिल्ली में पहुंचा है और इसने दिल्ली पर जाकर एक तो इस नजीब खान को हटा दिया है, दूसरा दिल्ली पर नजीब खान को हटाने के बाद अधिकार करने के बाद में ये पंजाब की ओर बढ़ता है। और ये तैमूर शाह है, ये भाग जाता है। कहां भाग जाता है? अफगानिस्तान, अपने पिता के पास। अब देखिए, तैमूर शाह को पंजाब से इसने भगा दिया है, और पंजाब के एरिया में भी कुछ क्षेत्र पर ये मराठा जो सरदार है रघुनाथ राव, ये कब्जा कर लेता है। अब जब ये स्थिति आती है तो अहमद शाह अब्दाली अत्यंत ही क्रुद्ध होता है, और क्रुद्ध होकर वो सेना लेकर इधर प्रस्थान करने का प्रयास करता है। अब देखिए साथियों, ये 1700 जो 58 की बात हो रही है। फिर अब्दाली पुणे सेना लेकर आता है, और यहां सेना लेकर आता है तो अब्दाली की सेना का पता चलता है, तो इधर से ये जो बालाजी बाजीराव प्रथम है, ये भी सेना लेकर अपनी भेजता है। किसको भेजता है? सदाशिव राव भाऊ को। सदाशिव राव भाऊ हैं, इनको सेना देकर भेजता है। सदाशिव राव भाऊ हैं, ये क्या करता है? सेना लेकर जाते हैं, और सेना लेकर जाकर दिल्ली में अगस्त 1760 में पहुंचते हैं। दिल्ली में कुछ टाइम रुकते हैं, और वहां अफगानों के जो भी क्षेत्र होते हैं उन पे धावा बोलते हैं, और फिर पानीपत की ओर निकलते हैं। यहां पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या होता है, ये हम संक्षेप में देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम संक्षिप्त देखते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या हुआ।
देखिए साथियों, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है, तीसरा जो युद्ध है, इस युद्ध में आमने सामने दो सेनाएं हैं। किसकी सेनाएं हैं? एक साइड में अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ कौन सा है? दूसरी तरफ है मराठा, और मराठा में वास्तविक सेनापति तो सदाशिव राव भाऊ था। ये सदाशिव राव भाऊ है। ये पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव, जो हमने देखा है, इनका चचेरा भाई था। बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई है। ये तो वास्तविक सेनापति है, परंतु इसका जो औपचारिक सेनापति था, ये औपचारिक यानी सेना का सेनापति बना के भेजा गया था, वो औपचारिक सेनापति था, वो था विश्वास राव। और ये विश्वास राव है, ये पुत्र था किसका? बालाजी विश्वनाथ का। और यहां अब्दाली कहे कि एक योग्य सेना नायक होने के साथ में, योग्य सेना नायक था, और योग्य सेना नायक के साथ साथ में ये कूटनीतिज्ञ भी था, यानी कूटनीति से काम लेता था। और सदाशिव राव है, ये योग्य सेनापति तो था, परंतु कूटनीति का अभाव था इसमें, क्योंकि युद्ध क्या किए जाते हैं? कूटनीति से भी जीते जाते हैं। तो इसमें कूटनीति का अभाव था, कूटनीति इसके पास नहीं थी, और ये से अहमद शाह अब्दाली में दोनों गुण ही थे। अब्दाली क्या करता है? अब्दाली की तरफ नजीब खान तो पहले से ही है, नजीब खान जिसको मीर बख्शी बनाया था। इसके अलावा अवध का जो नवाब है, जिसके पास 50,000 सैनिक थे, बड़ी सेना थी, सुजाउद्दौला, इस सुजाउद्दौला को भी अपनी तरफ मिला लेता है। सुजाउद्दौला भी मिला है और नजीब खान भी मिला है, और ये एक सेना तैयार हो गई है इनकी मिलके अहमद शाह अब्दाली की। और मराठों की सहायता के लिए इस समय कौन थे? भरतपुर के महाराजा सूरजमल थे। अब सूरजमल क्या है? सूरजमल इनको सलाह देते हैं, भरतपुर के महाराजा हैं सूरजमल, तो ये सलाह देते हैं कि आप गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाएं, इनके खिलाफ जो है सीधा युद्ध न करें, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाएं। तो ये मानते नहीं है, एक बात। दूसरा क्या है? दिल्ली पर अधिकार करने को लेकर मराठों और महाराजा सूरजमल में अनबन हो गई थी, इस कारण सूरजमल पीछे हट जाते हैं। और बाकी जितने भी राज्य थे, जैसे राजपूत राज्य थे, सिख थे, और भी थे, क्योंकि सभी जगह मराठों ने क्या की थी? लूटमार की थी पहले, तो सारे मराठों से नाराज थे, यानी मराठों का साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। और यहाँ युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है, इसमें लगभग ये 9 बजे युद्ध प्रारंभ होता है, सुबह 9 बजे युद्ध प्रारंभ होता है। और प्रारंभ के जो 5 घंटे हैं, यानी 2 बजे तक, लगभग 2 बजे तक मराठी हैं, ये क्या है? हावी रहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मराठे हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? इस युद्ध में पूरे जोर शोर से युद्ध लड़ते हैं। और अहमद शाह अब्दाली के ये सेना नायक होने के साथ कूटनीतिज्ञ भी था, तो ये युद्ध लड़ नहीं रहा था, ये दूर अपने 10,000 रिजर्व सैनिकों के साथ युद्ध को देख रहा था भी किस तरह से कौन किसकी क्या स्थिति चल रही है। इसी समय 2 बजे के आसपास क्या होता है मित्रों? ये जो विश्वास राव है, इसको गोली लगती है, और गोली लगने के कारण ये घायल हो जाता है, और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब विश्वास राव को जैसे ही गोली लगी, तो सदाशिव राव भाऊ जो इसका चाचा था, इसको विश्वास राव बहुत अधिक प्रिय था, और वो अपना संयम खो बैठता है, यानी अपने एक दृढ़ सेनापति का परिचय नहीं देता, और वो तुरंत अपने हाथी से नीचे उतरता है, घोड़े पर बैठता है, और विश्वास राव के पास पहुंचता है। और जब हाथी से उतर जाता है, तो मराठा जो सैनिक हैं, वो उनको ऐसे लगता है कि हाथी पर था सदाशिव राव भाऊ, जिसको गोली लग गई और वो मारा गया है। तो मराठा सरदारों में भगदड़ मच जाती है, और जैसे ही मराठा सरदारों में भगदड़ मचती है, तो ये जो सरदार है अहमद शाह अब्दाली वाले, ये हावी हो जाते हैं।
प्लस इनकी रिजर्व की जो 10,000 सेना थी जिसको अब्दाली लेके बैठा था, वो फिर क्योंकि 5 घंटे युद्ध करने के बाद मराठा थक जाते हैं और अब्दाली के सैनिक भी थक जाते हैं, परंतु जो रिजर्व थे बिल्कुल तरोताजा 10,000 सैनिक थे, उनको युद्ध मैदान में उतार दिया जाता है। ये कारण रहता है कि वो बड़े आसानी से जीत जाते हैं, एक कारण ये। दूसरा क्या है कि अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, तोपे हैं, ये तोपे ऊंटों पर, टोपी किस पे लगा रखी है, ऊंटों पर लगा रखी थी, तो तोपे इन्होंने ऊंटों पर लगा रखी है, यानी ये आसानी से तोपों को क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। यहां भी तोपखाना था, परंतु तोपखाने, यहां का जो तोपखाना था इसका नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी हैं, ये इसका नेतृत्व कर रहा था मराठों के तोपखाने का, और इसने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, परंतु इनके पास क्या है कि एक ही जगह स्थायी थे और ये इधर उधर घूम सकते थे, और ये कई कारण थे, ये थक गए थे, इनके पास तरोताजा सैनिक थे और एकदम ही आक्रमण करते हैं, तो ये 5 घंटे बाद में पूरी तरह से स्थिति किसके नियंत्रण में आ जाती है, अहमद शाह अब्दाली के नियंत्रण में आ जाती है, और इस तरह से अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है। अहमद शाह अब्दाली जीतता है, तो इसमें सदाशिवराव भाऊ भी मारा गया है, विश्वासराव भी मारे गए, बहुत से मराठा सरदार मारे गए हैं, लगभग 27 प्रमुख सरदार थे जो मारे गए। इसके अलावा हजारों की संख्या में मराठा मारे गए, हजारों की संख्या में मराठा मारे गए। इसलिए साथियों क्या है कि एक जेएन सरकार, जदुनाथ सरकार, जेएन सरकार, ये इतिहासकार हुए हैं। इन जेएन सरकार ने क्या कहा है, जेएन सरकार जदुनाथ सरकार है इनका पूरा नाम। ये जदुनाथ सरकार कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहा जिसने अपना कोई न कोई संबंधी ना होया हो। ये कथन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, बार बार पूछा जाता है कि किसने कहा था, जेएन सरकार अथवा जदुनाथ सरकार ने कहा था कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहा जिसने अपना कोई न कोई संबंधी ना खोया हो। तो ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हानि होती है, और हानि होने के बाद में जैसा कि यहाँ 2 इतिहासकारों का और जिक्र करूंगा। एक तो इतिहासकार थे जीएस सरदेसाई, कौन से, जीएस सरदेसाई। जीएस सरदेसाई जो हैं ये तो पूरी तरह से मराठों के फेवर में लिखते हैं। ये क्या कहते हैं कि इस युद्ध में मराठों के 35,000 सैनिकों की क्षति के अलावा, सॉरी 75,000 सैनिक मरे थे लगभग, बाद में मारकाट में और युद्ध के दौरान 40,000 मरे, तो 75,000 टोटल मरे हैं। तो 75,000 सैनिकों की क्षति के अलावा कुछ भी नहीं हुई, जीएस सरदेसाई कहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा एक और है आरबी सरदेसाई। आरबी सरदेसाई का कथन इंपोर्टेंट है। आरबी सरदेसाई कहते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा। क्या है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चय नहीं किया कि भारत पर कौन राज करेगा, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। यह कथन किसका है, पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन राज नहीं करेगा। ये किसका कथन है, ये आरबी सरदेसाई का है। अर्थात यहां क्या है मित्रों कि इस समय स्थिति ऐसी थी कि भारत पर राज कौन करेंगे, भविष्य में मराठा करेंगे, ये थी, परंतु पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठों की कमर तोड़ दी, और आरबी देसाई के अनुसार मराठी कभी भी भारत पर शासन नहीं करेंगे, ये निश्चित हो गया। इसके बाद में क्या होता है साथियों कि जो ये अहमद शाह अब्दाली है, इसके पीछे विद्रोह हो जाता है अफगानिस्तान में, और ये पुणे वापस लौट जाता है क्योंकि इसको कोई स्थायी साम्राज्य यहाँ स्थापित नहीं करना था, और मराठे की शक्ति वैसे क्षीण हो जाती है और अंग्रेजों को एक खुला मैदान मिल जाता है। अंग्रेजों की किस्मत काम कर रही होती है और अंग्रेजों को खुला मैदान मिल जाता है अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, और अंग्रेज यहाँ क्या करते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। जो हम देखते हैं कि हम पर लगभग 200 साल तक वो शासन करते हैं इसी दौरान। तो अंग्रेजों की इस तरह से किस्मत खुली थी मित्रों। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा लेंथी आपको लगेगा क्योंकि पहली बार हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ट्रैक पे आएंगे, और ट्रैक पे आएंगे जब सारी घटनाएं एक साथ जुड़ने लग जाएगी तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा आप तो प्रयास करें कि वीडियो को पूर्ण देखें,
एक दो बार देखें, क्योंकि पहले एक दो दिन क्योंकि इतिहास जिसने नहीं पढ़ा होता उसे थोड़ा बोरिंग लगता है, पर धीरे धीरे अपनी लाइन पे आने के लिए हमें क्या है कि इसको बार बार देखना होगा, और बार बार देखेंगे और 4-5 दिन हो जाएंगे तब हम ट्रैक पे आएंगे और फिर हमें बहुत ही मजा आने लगेगा इतिहास पढ़ने में। तब हमें लगेगा कि इतिहास में तो कुछ भी नहीं है, ये तो इंटरेस्टिंग कहानियां है पूरी तरह से। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा साथी इसको देखेंगे उतने ही ज्यादा वीडियो आपको देखने को मेरे द्वारा मिलेंगे, और कम देखेंगे तो कम मिलेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही।